हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की ही एक नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, जो कि मैंने कल भी आपको एक वीडियो डाली थी वर्णमाला के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो उसी से ही आगे ये नेक्स्ट है, आगे व्यंजन। स्वर को हम कर चुके हैं, स्वर के कितने भेद हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करें और मेरी वीडियोस को देखें। ठीक है, और आगे कब मैं करवा रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन, तो ये जो व्यंजन होते हैं इनकी क्या डेफिनेशन है कि ये बिना स्वरों की सहायता से नहीं उच्चारित होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ स्वर जो है वो आता ही आता है। और आगे हम देखेंगे व्यंजनों के भेद। अगर अपने व्यंजन की डेफिनेशन जो है वो फिर से देखनी हो तो आप पिछली वाली वीडियो में देखें, वहाँ पे स्वर की भी डेफिनेशन है, स्वरों के भेद हैं, वो सारी ही मैंने वीडियो में मेंशन किए हुए हैं, वो सब आप चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25, और अंतस्थ व्यंजन है 4, और उष्म व्यंजन है 4। ठीक है, तो जो स्पर्श व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? जैसे क, ख, ग, ग, ङ, ये कंठ से उच्चारित होते हैं तो इनको कंठ व्यंजन भी बोलते हैं। और चवर्ग मतलब कवर्ग जो है वो कंठ वाले आते हैं, क, ख, ग, ग, ङ, और चवर्ग में आते हैं च, छ, ज, ज, य, तो ये तालु से उच्चारित होते हैं। और जो टवर्ग है वो मूर्धा से यानी मुंह से उच्चारित होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है तवर्ग, तवर्ग में आते हैं दांत से जो उच्चारित होते हैं, जिससे आपकी जीभ जो है वो तालु को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, जैसे त, थ, द, न। तो आप पहले बोल के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर है पवर्ग। पवर्ग में आएंगे ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स होंठ, प, फ, व, म। अगर आप इनको उच्चारित करोगे तो आप जो है वो अपने होंठों की सहायता से इनको उच्चारित कर पाओगे। आगे है पंचम वर्ण, तो ङ, घ, ण, न, म। ठीक है, तो ये क्या है? उच्चारण स्थान नाम जो है इनका नासिकीय, मतलब नाक की सहायता से ही बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनसे हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द शुरू नहीं होते हैं। ठीक है, तो अंग, अण, न, म। तो हिंदी वर्णमाला में ऐसे कुछ वर्ण हैं जिनसे हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द जो है वो शुरू ही नहीं हो पाता है। ठीक है, अनुस्वर का तद्भव रूप जो है वो अनुनासिक है। ठीक है, मतलब अनुस्वर का जो मतलब हिंदी का रूप है वो क्या है? अनुनासिक होता है, और बिना चंद्र बिंदु के जो है वो निरानुनासिक कहलाता है। अगर जहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं होगा तो वो निरानुनासिक कहलाएगा। फिर आगे है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? वो 2 हैं। ठीक है, अड़ और ड़। तो इनको जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन को जो है द्वितीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने इसके रूल्स देख लेने हैं। यदि वर्ण शब्द के शुरू में आ जाए तो बिंदु का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। अगर देखो अंग हम कैसे लिखते हैं, तो बिंदु लगता है आगे, बट जब उसका और जब हम वर्ण शब्द के पहले ही जो वर्ण स्टार्ट हो जाता है तो उसमें बिंदु नहीं लगता है। तो जैसे डाली, ढक्कन, ढोल। ठीक है, तो इनमें जो है आप देख पा रहे हो कि बिंदु नहीं लगा हुआ है, तो आपने गलत नहीं समझना है इसको, क्योंकि ये जो है ये इसके रूल्स हैं। ये आपने रूल्स याद रखने हैं कि जब वर्ण जो है वो शब्द के शुरू में ही आ जाए तो बिंदु का प्रयोग जो है वो यूज नहीं होगा। ढोलक, तब भी जो है वो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। तो ये रूल्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, और यहीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। और ये उत्क्षिप्त व्यंजन के क्या है? रूल है, नियम है। यदि ये वर्ण जो है वो अनुस्वार के बाद आए तो बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। जिससे अनुस्वार, अनुस्वार के जो है वो बाद में आए, जैसे ठंडा, तब भी जो है वो इसका बिंदु का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। जैसे हम साथ में लिखते हैं तो हम साथ में जो है अनुस्वार के साथ लिख रहे हैं इसको। ठीक है, ऊपर जो है वो अनुस्वार है, ये अंग की बिंदी है, तो अगर हम इसके साथ लिख रहे हैं तब भी वो बिंदी नीचे नहीं लगेगी। जैसे अंगा को लगती है तो यहाँ पे जो है वो नहीं लगेगी। अंडा, घमंड, ठीक है, पंडित। तो ये आपने याद रखनी होती है चीजें। जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन के नियम, रूल, यदि ये वर्ण जो उपसर्ग के बाद आए तो बिंदु का यूज जो है वो नहीं होता है। जैसे उपसर्ग के बाद आए,
जैसे उपसर्ग है सु, सु प्लस डोल, तो तब भी जो है ये सुडोल बन गया। तो तब भी जो है वो इसके साथ क्या होगा, बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बैंडंग, तो भी जो है वो उसका प्रयोग नहीं होगा। फिर आडिश, आडिश, तो इसमें जो है वो क्या है, उपसर्ग है, और डिश जो है वो क्या है, एक शब्द है, वर्ण है, शब्द है। तो अडिश जो है वो क्या है, एक उपसर्ग है, तो उसके साथ जो वर्ड के साथ जो बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। फिर यदि ये वर्ण जब संयुक्त रूप में आ जाए तब भी बिंदु का प्रयोग नहीं होता है। देखो अब संयुक्त रूप से जो है वो क्या होता है, ये मतलब वर्ण जो संयुक्त रूप में आ जाए, जैसे हड्डी, दोनों साथ में आ रहे हैं, तब भी इसमें बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अड्डा, बुड्ढा, ठीक है, कबड्डी। तो इसके साथ जो है वो क्या है कि ये जो है वो व्यंजन की सहायता से ही बोले जाते हैं, और अगर व्यंजन इनमें ना हो तो इसको क्या कर दिया जाता है, हलंत कर दी, स्वर ना हो तो इसको हलंत कर दिया जाता है। और अब दोनों ही इकट्ठे आ रहे हैं तब भी बिंदी का प्रयोग जो है वो नहीं होगा। फिर है उत्क्षिप्त व्यंजनों के प्रयोग किए जाने वाले शब्द। उत्क्षिप्त व्यंजनों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जब बिंदी इनके साथ लगती है तो कौन कौन से हैं, तो जैसे पेड़ है, घड़ी है, गुड़िया है, लड़की है। जैसे पे है, पेड़ है, तो पे तो अपने आप में कोई शब्द नहीं हुआ, तो ये क्या है, उपसर्ग भी नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई रूल्स भी नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि इसके आगे जो है ये तो फर्स्ट पे भी नहीं आया हुआ है। जैसे कि हमने बताया कि जो व्यंजन जो फर्स्ट से ही वर्ण स्टार्ट हो जाता है तब भी जो है वो उसके साथ बिंदी नहीं आएगी। बट यहाँ पे क्या है कि ये व्यंजन अलग अलग व्यंजन स्वर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अलग वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ उपसर्ग भी नहीं है। फिर हमने देखना है कि क्या ये अनुस्वार है, तो अनुस्वार भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अंक की बिंदी नहीं है, उपसर्ग भी नहीं है, वर्ण शब्द के शुरू में भी नहीं है, ठीक है, संयुक्त रूप में भी नहीं है। तो हमने ये सब चीजें जो है वो पहले माइंड में लाके रख लेना है उनको, ठीक है। जो हमने रूल्स देखे हैं पहले उनको चेक करना है, फिर हम बाद में बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है और इनके साथ जो है वो बिंदी लगनी चाहिए। जैसे लड़की है तो ल जो है वो अपने आप में कोई शब्द नहीं है। जैसे साड़ी है तो सा जो है वो अपने आप में क्या है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे गा है तो इसका भी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। सड़क, घड़ी, गुड़िया, मकड़ी, चूड़ियां, तो ये क्या है, इनके साथ जो है वो इसका प्रयोग, बिंदी का प्रयोग जो है वो होगा, ठीक है। जो पंचम वर्ण है उसका प्रयोग जो है वो पूरे के पूरा ही होगा, क्योंकि इसमें कोई रूल्स जो है वो नहीं लगेगा। फिर आगे है उषम व्यंजन। तो उषम व्यंजन टोटल कितने हैं, तो वो है 4। और इन व्यंजनों का उच्चारण जो घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, तो इनको महाप्राण भी बोला जाता है। महाप्राण किसको बोला जाता है, ह को बोला जाता है, ठीक है। तो श, स, ह, तो ये क्या है, ये मतलब तालु से बोले जाते हैं। श जो है वो मूर्धन्य से बोला जाता है, स जो है वो दंत से बोले, ह जो है वो कंठ से बोला जाता है। तो जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे जो मुंह से जो ऊष्मा निकलती है, ठीक है, अगर आप बोल के भी देखोगे तो आपको पता चल जाएगा इस चीज का। तो ये कौन से व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण जो हैं वो कितने हैं, मतलब 4 हैं। स्वर और व्यंजनों के बीच जो आते हैं वो अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। तो इनको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, हमने पढ़ लिया है व्यंजन कितने हैं, तो हमने ये भी देख लिया है कि अंतस्थ कितने हैं, उष्म कितने हैं, स्पर्श कितने हैं। तो आज हमने उष्म भी कर लिए, फिर हमने जो है वो अंतस्थ करने हैं कल, और हमने स्पर्श देख लिए 25 कौन कौन से हैं, और इनके जो पंचम वर्ण हैं वो भी हमने देख लिया कि किसके साथ जो है वो क्या रूल यूज करना है और किसके साथ रूल जो है वो यूज नहीं होगा उत्क्षिप्त व्यंजनों में। तो ये सब हमने जो है वो आज पढ़ लिया है इस वीडियो में। तो आप लोगों ने मेरे चैनल पे विजिट करना है और मेरी वीडियोस को जो है वो देखना है, सुनना है, और इसको लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और ठीक है, थैंक यू।